नमस्कार दोस्तों, पिछले टर्म में हमने 1786 के एक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हमारा अगला टॉपिक है 1793 का एक्ट। आते हैं इस एक्ट की प्रमुख बातें क्या थी। पहला, इस एक्ट के अंतर्गत जो अधिकार 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, वही अधिकार अब आने वाले समस्त गवर्नर जनरलों को दिया जाएगा। अर्थात अब जो भी गवर्नर जनरल आएगा वह गवर्नर जनरल के पद के साथ साथ मुख्य सेनापति के पद को भी सुशोभित करेगा। तो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था कि जो भी गवर्नर जनरल होगा, इस एक्ट के तहत जो भी गवर्नर जनरल होगा वह साथ साथ मुख्य सेनापति भी होगा अपनी सेना का। तो और उसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए ही बढ़ाया गया। अर्थात कंपनी को अभी कह दिया गया कि आपका व्यापारिक एकाधिकार भारत में सिर्फ 20 वर्षों के लिए है और इसके पश्चात अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से 1813 का वो टाइम निश्चित कर दिया गया कि 1813 तक ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में रहेगा। तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमने बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। नियंत्रक मंडल के जो 6 सदस्य थे, इनको वेतन जो है ब्रिटिश राजस्व से दिया जा रहा था और इस एक्ट के द्वारा उसको बदलते हुए इनके वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य हैं, इनको अब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। भारत के राजस्व से इनके वेतन देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान का जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है यह कि किसी संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था। तो इसी का छोटा प्रतिरूप जो है 1793 में स्थापित किया गया, जब नियमों और विनियमों की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, यानी कोर्ट उसकी व्याख्या अंतिम करेगी। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमारे कि नियम और कानूनों की नियम और विनियम की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी। तो इस तरह से 1793 के ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे थे और अब हम आते हैं 1813 के एक्ट की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है 1813 का एक्ट। अब हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अमेरिका जो है इंग्लैंड के हाथों से निकल चुका था और इन सब के परिणाम स्वरूप जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी वो भारत पर दबाव डाले। भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार थी उस पर दबाव डाला जा रहा था कि अन्य व्यापारिक कंपनियों को भारत आने की इजाज़त दी जाए। तो जैसा कि हमने पढ़ चुका 1793 के एक्ट में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए निश्चित किया गया था और 1813 के एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कंपनी का एकाधिकार चला आ रहा था वह एकाधिकार इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 1813 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। परंतु चूंकि कंपनी ने चाय के बागानों पर और चीन के व्यापार पर काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा था, इस कारण उसके इन दोनों व्यापार को रोके रखा गया कि इस पर एक अधिकार अभी बरकरार रहेगा और अगले 20 वर्षों के लिए। तो 1813 के एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होना। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
केवल चाय के साथ एकाधिकार प्लस चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर, अर्थात अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है चाय के साथ व्यापार पर बना हुआ था और चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर एकाधिकार बना हुआ था। बाकी अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी अब भारत आकर के व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। तो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत आवश्यक भी था उस समय। दूसरा हम आते हैं कि चूंकि कंपनी का अधिकार भारत में बढ़ता जा रहा था, उन्हें अपने हेल्प के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी और इस कारण कंपनी ने भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा के निवेश का वो बंद रखा। या भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे ठीक है ऐसे कर्मचारी पैदा किए जाए जो कंपनी के काम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था कि भारतीय शिक्षा पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने खर्च करने का प्रावधान रखा। तीसरी तरफ आते हैं कि अभी तक ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट नहीं मिली हुई थी भारत में और उनका दबाव बन रहा था कि भारत में भी इतनी गरीबी है और इस तरह से जाकर के वहाँ पे धर्म प्रचार किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए। तो इसके कारण जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी जाती है। तो इस तरह से इस 1813 के एक्ट के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे थे। पहला था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, दूसरा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का निवेश किया गया और तीसरा ये था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की आज्ञा मिल गई। और कंपनी के जो अन्य अधिकार हैं, अन्य व्यापारिक अधिकार अर्थात जो चाय और चीनी के साथ बना हुआ था, उसको समाप्त करने की बात जो कही गई कि अगले 20 वर्षों के बाद जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात अगला जो एक्ट आने वाला था वह 1833 में आने वाला था। तो अगला हमारा टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट की चर्चा करें तो हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अब ब्रिटिश जो कंपनी थी इसका भारत में काफ़ी विस्तार हो चुका था और इस तरह से नियम और विनियमों की व्याख्या करना ज़्यादा जरूरी था, जिसके कारण जो है 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया और एक तरह से इसको भी लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का आधार लगभग अब तय होने लगा था इस एक्ट के द्वारा। तो 1833 के एक्ट में जो पहली बात की गई वह ये था कि भारतीय शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात जो ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही थी इसके शासन को केंद्रीकृत करने का कार्य किया गया और इस तरह से जो है जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही अब भारत का गवर्नर कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल होगा, अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा और पूरे भारत के संबंध में वह कानून बना सकता था। इस तरह से तत्कालीन समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था और वह अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। तो मैंने पहले अपने जब पहला हमारा टर्म चल रहा था तो उस टाइम हमने बताया था कि अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग होगा, लेकिन अगर भारत का प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया है। दूसरी चीज कि इसमें दूसरा महत्वपूर्ण ये टॉपिक था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ 3 मेंबर और थे, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1 मेंबर को कम कर दिया गया था। अब जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य इसके द्वारा जोड़ा जाता है 1833 एक्ट में, जो एक विधिवेत्ता होगा। तो जो विधिवेत्ता नियुक्त किया गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, अर्थात लॉर्ड मैकाले जो है विधिवेत्ता के रूप में चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में जुड़ता है।
तो इस तरह से एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। और यह विधि विशेषज्ञ जो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महान्यायवादी, जो रोल महान्यायवादी का था, अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं, वही रोल उस टाइम पे लॉर्ड मैकाले निभा रहा था। यह कानून बनाते समय तो अपनी राय दे सकता था गवर्नर जनरल की परिषद को, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं था। और आज भी हमारे संविधान में महान्यायवादी जो है संसद के अधिवेशन में भाग भी लेता है, अपना विचार भी रखता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और यही उस टाइम पे लॉर्ड मैकाले के साथ किया गया। तीसरा चीज कि गवर्नर जनरल को यह छूट दी गई कि वह किसी भी आयोग को अपगठित कर सकता था, और इस तरह से लॉर्ड मैकाले के रूप में एक आयोग का गठन किया जाता था। जो यह इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में रखा गया, जिसे परिषद के कार्रवाई में तो भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। जो कि हमारी व्यवस्था में आज अटॉर्नी जनरल का वही रोल है। वह भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार आज भी प्राप्त नहीं है। साथ साथ गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार भी दिया गया। और इस तरह से लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जो विधियों के संहिताकरण करने का कार्य करता था। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का इस पर प्रभाव था, मैकाले का प्रभाव था, जेम्स मिल का प्रभाव था, तो इस कारण जो है भारत में नियम 87 ला करके भारत से दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अर्थात ये दास प्रथा के अंत करने की बात 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई, और पूर्ण रूप से दास प्रथा जो है 1843 ईस्वी में भारत से खत्म हो गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। चूंकि भारत का और ज्यादा विस्तार हो चुका था, कर्मचारियों की और ज्यादा आवश्यकता थी कंपनी को, इस कारण जो है इस एक्ट में ये बात कहा गया कि अब भारतीय जनता जो है वो ब्रिटिश जनता के समान समझी जाएगी, और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। अर्थात अब कोई भी भारतीय कर्मचारी ब्रिटिश कर्मचारी की भांति ही समझा जाएगा। तो इस तरह से 1833 एक्ट की ये प्रमुख बातें थी। और इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि कंपनी के जो है कार्यकाल को अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया जाता है, और 20 वर्षों पश्चात ये देखा जाएगा क्या कंपनी को आगे बढ़ाना आवश्यक है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है पहला काम तो वही किया गया जो 1833 में हमने बताया था कि 64 सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई थी, और वह जो है वोट देने का भागीदार नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा उस विधिवेत्ता को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, अर्थात अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो 1853 के एक्ट की महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है अब एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं ब्रिटिश प्रतियोगियों की तरह। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ICS, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहा गया था, इसका बीजारोपण जो है 1853 के एक्ट में थे। और इसी के द्वारा ही हम थोड़ी सी अगर इतिहास की जानकारी ले रहे हैं तो सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम वो व्यक्ति थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो पहली बार ICS में भारत की ओर से चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ICS बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और वह क्यों हुआ? क्योंकि 1853 के एक्ट में कहा गया था कि अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो है अब कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक पॉइंट में हमारा ये है कि 1853 के एक्ट में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सिर्फ न्यास के रूप में है ब्रिटिश क्राउन के, और ब्रिटिश क्राउन जब चाहे कंपनी के शासन को हटा करके
ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया जा सकता है। अर्थात अब कभी भी ऐसा हो सकता है जब कंपनी के शासन को समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि भारतीय जनता भी ये चाह रही थी कि कंपनी की प्रक्रियावादी शासन को भारत से समाप्त कर दिया जाए और ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया जाए। और साथ साथ लॉर्ड डलहौजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें भी ये कहा गया था कि हाँ, अब ये आवश्यक हो गया है कि कंपनी के शासन को भारत से समाप्त किया जाए और ब्रिटिश क्राउन के शासन को भारत में स्थापित किया जाए। और जो अब आते हैं अगले पॉइंट में इसके, तो अगले पॉइंट में जो है एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया जो केंद्रीय कानून बनाने का कार्य करेगी। अर्थात गवर्नर जनरल से इधर एक परिषद की पहली बार गठन किया गया जिसमें 12 मेंबर होते थे और उसमें सभी क्षेत्रों से लोगों को चुना जाता था और वह जो है विधान बनाने का कार्य करेंगे। तो गवर्नर जनरल के अतिरिक्त एक विधान परिषद का प्रावधान किया गया जो केंद्रीय कानून बनाने का कार्य करेगी, लेकिन वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास रहेगा। तो मित्रों, आज हमारा यहाँ तक ही टॉपिक है। अगले टर्म पे हम इसके आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।